केएसजी न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स की शुरुआत करते हैं एक एक्सप्लेनर के साथ और टॉपिक है भारत की पोस्ट पैंडेमिक ग्रोथ। कोविड-19 महामारी का शहरों पर ज्यादा असर हुआ है। एक नए अध्ययन में कहा गया है कि संकट के बाद वृद्धि के लिहाज से इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि देश की जीडीपी में इनका योगदान करीब 70% है। जिनेवा स्थित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF के इस अध्ययन में कहा गया है कि हर एक मिनट में 25 से 30 लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन करते हैं। हालांकि भारत के ज्यादातर बड़े शहरों में आर्थिक विषमता काफी ज्यादा है और झुग्गी झोपड़ी बस्तियों के बढ़ने के साथ ही बड़ी संख्या में शहरी गरीब आबादी बढ़ गई है। अध्ययन के अनुसार तमाम शहरी परिवारों का 35% यानी करीब 2.5 करोड़ परिवार बाजार मूल्यों पर मकान लेने की स्थिति में नहीं है। ये समय एक नया अर्बन पैटर्न बनाने का है जो शहरों को स्वस्थ, अधिक समावेशी और सुदृढ़ बनाए। इंडियन सिटीज इन द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड शीर्षक से जारी WEF की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में शहरी चुनौतियां महामारी के बाद और ज्यादा बढ़ गई हैं। ये रिपोर्ट महामारी से मिले सबक को शहरी सुधार के एजेंडे में बदलने के लिए इंसाइट और विजन प्रदान करती है। महामारी का प्रभाव अलग अलग आबादी वाले समूह पर गहरा और अलग अलग ही रहा है। वंचित तबकों समेत कम आय वाले माइग्रेंट वर्कर्स को दोहरा झटका लगा है। एक तरफ उनकी आय प्रभावित हुई, जबकि दूसरी तरफ सोशल प्रोटेक्शन कवरेज कमजोर हो गया। साथ ही देश के शहरी इलाकों में महामारी के कारण पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में स्त्री और पुरुषों में असमानता भी बढ़ गई है। ये रिपोर्ट मुंबई स्थित IDFC इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर तैयार की गई है। इसमें प्रमुख ग्लोबल और इंडियन अर्बन एक्सपर्ट्स के विचारों को शामिल किया गया है। ये विशेषज्ञ प्लानिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, एनवायरमेंट, पब्लिक हेल्थ, जेंडर और वंचित आबादी जैसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट में विभिन्न जानकारियों, आंकड़ों के महत्व को भी रेखांकित किया गया है। इसमें कहा गया है कि यह शहरों को क्राइसिस के दौरान डायरेक्ट इमरजेंसी ऑपरेशंस और उसे बनाए रखने में मदद कर सकता है। रिपोर्ट में वाइड रेंजिंग रिकमेंडेशंस कंपाइल्ड में आउटडेटेड अर्बन प्लानिंग रेगुलेशंस का पुनर्विचार शामिल है, जो शहरों को अधिक कॉम्पैक्ट, कंप्यूटर फ्रेंडली और हरा भरा बनाएगा। ये स्थानीय सरकारों के ग्रेटर डिसेंट्रलाइजेशन और एम्पावरमेंट की भी सिफारिश करता है, जो अधिक प्रॉक्सिमेट और रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस के लिए अनुमति देगा। द स्टडी इज पार्ट ऑफ द WEF's broader collaboration with the IDFC Institute for a working group on rebuilding cities, which has emerged from the Regional Action Group for South Asia. आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं इंडिया टू गेट UN टैग फॉर NDRF। एक टॉप रैंकिंग अधिकारी ने कहा, भारत जल्द ही संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेशनल डिजास्टर रेस्क्यू ऑपरेशंस का हिस्सा बन सकता है, क्योंकि देश की फेडरल कॉन्टिजेंसी फोर्स NDRF को विश्व स्तर पर रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्डाइजेशन प्राप्त होने की उम्मीद है। द ऑथराइजेशन विल बी डन बाय द स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर्ड इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एडवाइजरी ग्रुप, which is a network of more than 90 countries and organizations under the UN umbrella to deal with urban search and rescue related issues. जैसे हमारे पास देश में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, वैसे ही संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी INSARG दुनिया भर में डिजास्टर रिस्पांस टीम्स का स्टैंडर्डाइजेशन करती है। The purpose of this categorization is possessed by some of India's neighbors like China and Pakistan. ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के विशेषज्ञों वाली एक INSARG समिति ने सितंबर 2019 में NDRF टीमों की प्रिलिमिनरी रिव्यू किया है, लेकिन कोविड-19 महामारी के प्रकोप ने इस प्रक्रिया को कुछ समय के लिए बैक बर्नर पर रखा। गौरतलब है कि नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर के दौरान राहत और बचाव के लिए साल 2006 में NDRF का गठन किया गया था। इस समय बल में 12 बटालियन हैं, जिनमें 15,000 से अधिक कर्मी पूरे देश में तैनात हैं और 4 बटालियनों के गठन की प्रक्रिया जारी है। अगला टॉपिक है गैस बेस्ड इकोनॉमी के लिए नेचुरल गैस को GST के दायरे में लाने की जरूरत महसूस की जा रही है। उद्योग जगत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गैस बेस्ड इकोनॉमी के विजन को हकीकत रूप देने और एनर्जी बास्केट में एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार को प्राकृतिक गैस को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST के दायरे में लाना चाहिए। नेचुरल गैस फिलहाल GST के दायरे से बाहर है और इस पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स लागू है। फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री यानी FIPI, जिसे FIPI भी कहते हैं, इसने कहा है कि नेचुरल गैस की GST के दायरे में नहीं लाने से इसकी कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही पहले से चली आ रही कर व्यवस्था का असर नेचुरल गैस बेस्ड इंडस्ट्रीज पर पड़ रहा है। वित्त मंत्रालय को प्री बजट मेमोरेंडम में FIPI ने कहा कि विभिन्न राज्यों में नेचुरल गैस पर वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट काफी ऊंचा है। उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में यह 14.5%, गुजरात में 15% और मध्य प्रदेश में 14% है। इस पे कहा गया है कि चूंकि गैस बेस्ड इंडस्ट्रीज को वैट पर टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलता, ऐसे में संबंधित औद्योगिक ग्राहकों की उत्पादन लागत बढ़ जाती है और अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ता है। प्रधानमंत्री ने एनर्जी बास्केट में नेचुरल गैस की हिस्सेदारी साल 2030 तक मौजूदा 6.2% से बढ़ाकर 15% रखने का लक्ष्य रखा है। नेचुरल गैस का उपयोग बढ़ने से ईंधन लागत कम होगी,
साथ ही कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जिससे देश को COP21 कमिटमेंट्स को पूरा करने में मदद मिलेगी। अगला टॉपिक है, नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को दिसंबर तक स्वरूप प्रदान कर सकता है श्रम मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इस साल दिसंबर तक नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी यानी NEP को एक शेप दे सकता है। ये 4 लेबर कोड्स को लागू करने और माइग्रेंट वर्कर समेत 4 मेजर सर्वेस को पूरा करने के बाद किए जाने की संभावना है। NEP देश में जॉब अपॉर्चुनिटीज में सुधार के लिए मुख्य रूप से स्किल डेवलपमेंट जैसी कई इनिशिएटिव्स, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेगमेंट्स में इन्वेस्टमेंट्स लाकर और कई पॉलिसी इंटरवेंशंस के जरिए एक ब्रॉड रोड मैप तैयार करेगा। पिछले साल पार्लियामेंट ने इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस पर लेबर कोड्स पास किए थे। कोड्स ऑन वेजेस को पिछले साल संसद द्वारा पारित कर दिया गया था और इसके नियम भी तैयार कर लिए गए हैं। हालांकि इस संहिता के नियमों पर अमल को टाल दिया गया क्योंकि सरकार एक साथ चारों लेबर कोड्स को लागू करना चाहती है। इन चारों कोड्स को इस साल एक साथ 1 अप्रैल से लागू किए जाने की संभावना है। इन 4 लेबर कोड्स को एक साथ लागू करने से सामाजिक सुरक्षा और देश के 50 करोड़ से ज्यादा कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लिए अनुकूल लीगल फ्रेमवर्क उपलब्ध हो जाएगा। हालांकि जॉब क्रिएशन के लिए एक व्यापक NEP की जरूरत है ताकि अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर्स की हर कैटेगरी की संभावनाओं का भरपूर दोहन किया जा सके। अब बात करते हैं मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स की। ये है 2021 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जाने लिस्ट में भारत का स्थान। इस साल जर्मनी मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स देशों की सूची में सबसे ऊपर रहा है, जिसमें 134 का मोबिलिटी स्कोर है। इनमें से जर्मन पासपोर्ट रखने वाले नागरिक बिना वीजा के 99 कंट्रीज का दौरा करने में सक्षम हैं और 35 कंट्रीज में उन्हें वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है। जर्मन नागरिकों को 64 कंट्रीज का दौरा करने के लिए वीजा की आवश्यकता होती है। डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड के पासपोर्ट तीसरे स्थान पर रहे। सभी देशों के पास 132 का मोबिलिटी स्कोर था, जिसमें 66 कंट्रीज के लिए वीजा की आवश्यकता थी। 9 देशों को 131 के मोबिलिटी स्कोर के साथ चौथा स्थान मिला है। नीदरलैंड्स, फ्रांस, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, लग्जमबर्ग, इटली, ग्रीस, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम। 130 मोबिलिटी स्कोर के साथ बेल्जियम, पोलैंड, लिथुआनिया, हंगरी, जापान और दक्षिण कोरिया 5वें नंबर पर है। पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारतीय पासपोर्ट की स्थिति भी जान लेते हैं। 52 मोबिलिटी स्कोर वाले 6 देश फिलीपींस, भूटान, बेनिन, गैबोन और अल्जीरिया के साथ भारत का नंबर 61 है। भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स के पास 18 देशों में वीजा फ्री एक्सेस है और 34 कंट्रीज के लिए वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है। दूसरी ओर भारतीय पासपोर्ट धारकों को 146 कंट्रीज का दौरा करने के लिए वीजा की आवश्यकता होती है और इससे दुनिया में 26% तक की पहुंच होती है। ASG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में आज के लिए इतना ही। कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।